ओके हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर देवयानी एंड यू आर वाचिंग एपिस्टेसिस। तो कल हमने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ जो क्लास 11 का बायोलॉजी का एक चैप्टर 8 है उसका फर्स्ट पार्ट किया था। तो आज हम लोग उसी का कंटिन्यूएशन में पार्ट 2 करते हैं, ठीक है। सो स्टार्टिंग विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एक सेल ऑर्गेनल्स है जो मेम्ब्रेन बाउंड है, बहुत ही ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है इसका, और अंदर में फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। सो इट इज अ पॉटर, क्लॉड एंड फुलम इन 1945 फर्स्ट ऑब्जर्व द ऑर्गेनल इन फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। सो कहाँ पे ये रहता है? मेनली डिस्ट्रीब्यूशन है ऑल यूकैरियोटिक सेल्स एक्सेप्ट सम सेल्स लाइक मैच्योर मैमेलियम, आरबीसी, ओवम और फंगी और सम लोअर प्लांट्स, यहाँ पे ये नहीं रहता है ईआर। एंड इट्स एक्सटेंड फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सो ये कनेक्ट करता है, ये एक ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से शुरू होके एकदम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक एक्सटेंड होता है। ओके, सो इसका साइज एंड नंबर डिपेंड करता है सेल का साइज क्या है उसके ऊपर। सो इट इज मेनली originated from a cell membrane or nuclear membrane. Okay, so next coming to its structure, so it is made up of a network because ये tubular structure का एक network है। So just see this picture. So this is a tubular structure and it is forming a network of different types, right, of membrane bound vacuoles or canaliculi. So ये एक membrane bound structure है और इसके ये vacuole है अंदर। Okay, so it is a vacuolar structure and membranous canaliculi is lamellar. So ये इसका जो membrane है ये फिर से protein lipid protein structure का ही होता है। And 3 types of structures are observed in ER, cisternae, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सिस्टर्नी जो है वो फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। सो दिस इज फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर, सो दीज आर कॉल्ड सिस्टर्नी। ये मेनली रफ होता है, रफ मीन्स इसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड रहते हैं, ठीक है। राइबोसोम्स के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बोला है, अगर आप नहीं देखा है तो सेल दिस चैप्टर का पार्ट 1 जरूर देखिए। ओके, सो राइबोसोम इसके ऊपर अटैच्ड होता है। सो दिस इज सिस्टर्नी। अगेन दिस इज ट्यूब्यूल। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज ट्यूब्यूल। सो दीज आर फॉर्मिंग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। सो these are tubules, so these are mainly smooth, यहाँ पे राइबोसोम्स अटैच नहीं होता है। एंड द लास्ट स्ट्रक्चर इज वेसिकल्स। सो यहाँ पे कुछ वेसिक्यूलर स्ट्रक्चर्स भी है जो द पार्ट ऑफ ईयर ही होते हैं, लेकिन इसका टाइप एक अलग है। सो दिस इज वेसिकल। ओके, सो डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, इसके ऊपर राइबोसोम अटैच है कि नहीं इसके ऊपर डिपेंड करके ईआर दो टाइप के होते हैं। रफ ईआर मतलब जिसके ऊपर राइबोसोम अटैच है, दैट इज रफ ईयर, एंड स्मूथ ईयर जिसमें राइबोसोम नहीं है। अब राइबोफोरिन्स, ये मैंने पिछले वाले वीडियो में मेंशन किया था लेकिन बोलना मैं भूल गई थी। राइबोफोरिन्स आर proteins, so these are mainly proteins which are present and this helps to attach ribosome with ER. So there are 2 types of riboforins in ER, riboforin 1 and riboforins 2, ठीक है। वैसे ही राइबोसोम भी ER के साथ राइबोफोरिन के थ्रू ही अटैच्ड होता है। नेक्स्ट इज केमिकली ER मेनली लिपिड और प्रोटीन से ही कंपोज होता है, एंड लिपिड्स आर ऑफ स्पेसिफिकली 2 टाइप्स, लेसिथिन एंड सेफलिन। दीज आर phospholipid types of phospholipids. Okay, so they are mainly chemically composed of lipids and proteins. Now their function, so इसका function है mainly mechanical support देता है। नंबर 2 formation of other organ, दूसरे organelles काफी सारे, नेक्स्ट जो भी organelles पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि बहुत सारे organelles ये ER से ही originate होता है। नेक्स्ट ये exchange of materials में भी help करता है क्योंकि ये plasma membrane से connect करता है पूरा एंड वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक जाता है, तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स में भी हेल्प करता है। प्रोटीन सिंथेसिस होता है बिकॉज यहाँ पे राइबोसोम्स अटैच्ड है, राइबोसोम इज डायरेक्टली लिंक्ड विथ प्रोटीन सिंथेसिस, सो प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, ओके, सो पर्टिकुलरली सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एक मॉडिफाइड फॉर्म है ईआर का, जिसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ इम्पल्स होता है। ये मसल सेल्स में देखा जाता है एंड इसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ इम्पल्स को ये कैरी करता है, इम्पल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। सो
दिस इज अनदर फंक्शन ऑफ ईआर। एंड लिपिड सिंथेसिस में भी हेल्प करता है, तो ये वर्क मेनली SER और स्मूथ ER करते हैं, जो लिपिड सिंथेसिस करता है। Carbohydrate metabolism, this is also related to smooth ER, and detoxification, this is also related with SER, that means smooth ER. So these are all the functions of ER. Next, there are some specialized structures which are related to endoplasmic reticulum. Okay, so sarcoplasmic reticulum के बारे में मैंने अभी बताया कि ये मसल सेल्स में होता है। इसके अलावा माइलॉइड बॉडी, ये भी फ्रॉग के रेटिना में होता है, ये भी वन टाइप ऑफ मॉडिफाइड स्ट्रक्चर ऑफ ER है। एन्यूलेट लैमेली, ये भी मॉडिफाइड ER है। नेक्स्ट इज ग्लाइकोसोम्स, ये प्रेजेंट रहता है, ये भी मॉडिफाइड ER है, इसमें स्पेशल कुछ एंजाइम्स होते हैं। माइक्रोबॉडीज में भी दो टाइप के, जैसे पेरोक्सिसोम एंड ग्लाइऑक्सिसोम्स, इसमें भी स्पेसिफिक एंजाइम्स रहते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड पेरोक्सिसोम एंड ग्लाइऑक्सिसोम। ओके, सो मैं इसके डिटेल्स में नहीं जा रही हूँ। सो ऑल दिस स्ट्रक्चर्स आर मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ER। नेक्स्ट इज माइक्रोसोम, सो माइक्रोसोम्स भी मॉडिफाइड स्ट्रक्चर ऑफ ER। ओके, सो मैं जस्ट ये टर्म्स को मेंशन कर रही हूँ। नेक्स्ट इज गोल्गी बॉडी। सो कैमिलियो गोल्गी इन 1898 फर्स्ट ऑब्जर्व द ऑर्गेनेल। ओके, सो ये भी मेम्ब्रेन बाउंड एक ऑर्गेनेल है, एंड फर्स्ट ये नर्व सेल में डिस्कवर हुआ था, एंड इसका अदर्स जो नेम है दैट इज लाइपोकॉन्ड्रिया एंड डिक्टियोसोम। ओके, सो ये मेनली रहता है यूकैरियोटिक सेल्स में, ओनली अ फ्यू ऑब्जर्व्ड इन मैच्योर RBC cells, and mainly Golgi body is related to secretion. So one large Golgi body is present in between nucleus and plasma membrane, but कोई cells में number of Golgi bodies भी रहते हैं जो scattered रहता है cytoplasm के अंदर, and they are originated from ER. So that's why one function of ER is to form different cell organelles, and from cell membrane से भी form कर सकता है, और nuclear membrane in some cells. Now this is the structure of Golgi body. यहाँ पे भी कुछ इस तरह एक sac like structure है, जो इसमें ये enclosed sac structure है और vacuoles है of different types. So different type of vacuoles यहाँ पे भी है. So cisternae, so these are flattened sacs are called cisternae. So these portion is called cisternae, and vacuole, so these membrane bound structure is called vacuoles, tubular membrane bound structure, and tubules. So यहाँ पे tubules भी है जिसका one portion cytoplasm के साथ directly connect करता है. So there are three types of different shapes of Golgi, that is cisternae, vacuoles and tubules. So this part is cis part, and this is trans facing. So this is cis and this is trans. Okay, so in trans phase is more mature than cis phase, and यहाँ पे देखिए कि secretory vesicles form हो रहा है. ठीक है, so this is, so one portion is concave and other portion is convex. Okay, so यहाँ पे गोल्गी बॉडी के चारों तरफ कोई दूसरा सेल ऑर्गेनल नहीं होता है. So एक साइटोप्लाज्म के अंदर जहाँ पे गोल्गी होता है उसके चारों तरफ कोई दूसरा ऑर्गेनल नहीं होता है. So this zone is called zone of exclusion. Okay, and the Golgi is mainly made up of lipoprotein and made up of lipoprotein membrane. So इनका जो membrane है वो भी lipoprotein in composition होता है. Okay, so next इनका main जो function है that is secretion. So secretion कैसे होता है कि रफ ER जो होता है यहाँ पे कोई प्रोटीन सिंथेसिस हुआ, सो या फिर कोई हार्मोन्स हो सकता है, एंजाइम हो सकता है, कोई भी प्रोटीन हो सकता है, ये एज अ वेसिकल रफ ER से निकलता है, एंड ये वेसिकल जाके गोल्गी बॉडी का जो ट्यूब्यूलर सेक्शन है, पार्ट है, उसके साथ अटैच हो जाता है, ट्यूब्यूल्स के साथ. ओके, फिर सिस्टर्नी में स्टोर हो जाता है, एंड फाइनली सिक्रेटरी वेसिकल्स, सिक्रेटरी
बड़ी वेसिकल्स फॉर्म करके ये गोल्गी बॉडी से, गोल्गी वेसिकल्स कंटेनिंग सिक्रेटरी मटेरियल्स एज इन सिक्रेटरी वेसिकल निकलता है और फाइनली सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होके उसको सेल के बाहर इजेक्ट कर देता है. सो दिस इज द होल प्रोसीडियर हाउ secretion is occurred in Golgi body. Okay, so next is glycoprotein formation. कोई glycoprotein formation में भी help करता है. So protein part is synthesized inside ER and the sugar part or the carbohydrate part is attached in Golgi body. Okay, so that's why they are working as a they function as a glycoprotein formation. Okay, next is formation of other organelle. कोई other organelle भी गोल्गी बॉडी से फॉर्म कर सकता है. एंड स्पर्म मैच्यूरेशन के टाइम में एक जो स्टेप होता है एक्रोसोमल कैप जो फॉर्मेशन होता है वहां पे भी गोल्गी बॉडी का बहुत ही important रोल है. Okay, so next is lysosome. So this is the next cellular organelles and it is discovered by Christian D. Dubé. ओके, सो ये फर्स्ट ऑब्जर्व किया है एज अ ऑर्गेनेल इन अ सेल. सो लाइसोसोम स्पेशली ये कहाँ पे होता है? इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स scattered all over the cytoplasm, not seen in plant cell but कोई mainly मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कभी कभी लाइसोसोम्स रहते हैं एंड इसका नंबर वेरी करता है. लार्ज नंबर होता है साइटोप्लाज्म में एंड ये ऑरिजिनेट करता है फिर से ER और गोल्गी बॉडी से. इसका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है. जनरली लुक लाइक अ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल की तरह दिखता है. मेम्ब्रेन इज अगेन ट्राइलैमेलर, दैट मीन्स प्रोटीन लिपिड प्रोटीन सेल. सो ऑल द मेम्ब्रेन ऑफ ऑल सेलुलर ऑर्गेनल्स सब का कंपोजिशन प्रोटीन लिपिड प्रोटीन ही है मेनली. ओके, नेक्स्ट इज साइज शेप एंड इंटरनल स्ट्रक्चर वेरी करता है और इसके अंदर जो ये वैक्यूल्स है इसमें कुछ, सो दिस इज वैक्यूल एंड इसके अंदर कुछ ग्रेन्युलर सब्सटेंसेस रहते हैं. ओके, एंड दीज ब्लैक पोर्शंस आर अनडाइजेस्टेड मटेरियल. ओके, सो दिस स्ट्रक्चर जो लाइसोसोम के अंदर मेनली होता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स. ओके, सो दैट्स व्हाई दे आर लाइसोसोम. सो इसके अंदर होता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स एंड लाइसोसोम्स एंड माइक्रोबॉडीज भी कभी कभी लाइसोसोम्स के तरह ही दिखता है लेकिन इसके अंदर इसका जो कंटेंट है वो दोनों का डिफरेंट होता है. लाइसोसोम्स में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स रहता है वेयरएज माइक्रोबॉडीज में कोई हाइड्रोलाइटिक एंजाइम नहीं रहता है. ओके, दूसरे एंजाइम्स रहते हैं. सो नेक्स्ट इज इट्स फंक्शन. सो ये लाइसोसोम का मेन फंक्शन है डाइजेशन बिकॉज इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं. तो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी कर सकता है, इंटर सेलुलर डाइजेशन भी कर सकता है. एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन मीन्स कोई सेल अपने लाइसोजाइम्स का जो एंजाइम है वो सेल्स के बाहर सिक्रीट कर देता है और बाहर वाले जो मटेरियल है वो डाइजेस्ट हो जाते हैं सिंपलर मॉलिक्यूल में जो इजीली सेल उसको एब्जॉर्ब कर सकता है. ठीक है, सो ये हो गया एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन. इंट्रा सेलुलर डाइजेशन मतलब सेल के अंदर जो डाइजेशन होता है ये दो टाइप का होता है, हेटेरोफैगी और ऑटोफैगी. हेटेरोफैगी मीन्स यहाँ पे कोई भी बाहर का फूड मटेरियल से पकड़ लो, फूड कोई आ रहा है अंदर से, उसको एनगल्फ किया थ्रू व्हाट फैगोसाइट्स, थ्रू फैगोजोम फॉर्मेशन. सो फैगोसाइटोसिस हुआ, फैगोजोम फॉर्म हुआ एंड फाइनली दिस स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड एंड दिस इज हेटेरोफैगिज्म. दैट्स व्हाई द प्रोसीडियर इज कॉल्ड हेटेरोफैगी. ओके, सो यहाँ पे लाइसोसोम इसके साथ अटैच्ड हो गया. ठीक है, सो एंड फाइनली फॉर्म किया प्राइमरी लाइसोसोम फूड फैगोसोम्स के साथ अटैच्ड होकर सेकेंडरी लाइसोसोम फॉर्म किया जिसको बोलते हैं हेटेरोफैगोसोम एंड इसका जो एंजाइम्स है उसको डिग्रेड करके इसको रेसिडुअल बॉडी फॉर्म बना दिया एंड फाइनली अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स बाहर निकल गए. ठीक है, सो दिस इज वन प्रोसीडियर एंड अगेन ये पिनोसाइटोसिस करके भी हो सकता है. कोई भी लिक्विड मटेरियल को भी पिनोसाइटोसिस करके एनगल्फ कर सकता है सेल एंड द ऑल ओवर एंड द अदर रेस्ट ऑफ द प्रोसेस इज सेम. ओके, इट इज हेटेरोफैगी. एंड ऑटोफैगी में क्या होता है, सेल के अंदर ही कोई सेल ऑर्गेनल्स का एज हो गया है या फिर वो ठीक ठाक से फंक्शन नहीं कर रहा है, ऐसा कोई जो सेल ऑर्गेनल्स है लाइक दिस माइटोकॉन्ड्रिया, ये इस लाइसोसोम
लाइसोसोम्स के साथ अटैच्ड होके ऑटोफैगोसोम फॉर्म करता है. Okay, and the hydrolytic enzyme just degrade the cell organelle. So this procedure is called autophagy. So इसमें autolysis होता है, इसका मतलब सेल खुद के ही सेल ऑर्गेनल्स खुद ही डिस्ट्रॉय करता है. So this procedure is called autolysis. That's why lysosomes are called suicide bags. Okay, so these are again called suicide bags. And ambilyosome, this का ambylysosome, that means when एक सिंगल लाइसोसोम में अगर हेटेरोफैगी एंड ऑटोफैगी दोनों ही हो रहा है इस, तो फिर उस टाइप के लाइसोसोम को बोलते हैं एम्बीलाइसोसोम्स. ओके, इसमें बैक्टीरियोसाइडल एक्शंस भी है, ये कोई भी बैक्टीरिया को डिग्रेड कर सकता है. फर्टिलाइजेशन में भी इसका हेल्प है, क्योंकि ये जो स्पर्म्स आते हैं, स्पर्म्स ओवम के चारों तरफ के जो प्रोटेक्शन होता है, जो भी मटेरियल होता है, उसको डिग्रेड करता है थ्रू लाइसोसोम का एंजाइम्स के एंड ओवम तक पहुंचता है. तो फर्टिलाइजेशन में भी हेल्प करता है. हार्मोन सिक्रीशन में कोई हार्मोन सिक्रीशन, मेनली थायराइड हार्मोन सिक्रीशन में लाइसोसोम का एक रोल है. प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज, तो कोई भी डिजीज हो इसमें लाइसोसोम को बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. Next, spherosome or oleosome. So these structures are present in plant cells and their function is more or like lysosomes. So these structures are lysosomes of plants. Okay, so spherosomes and or oleosomes, these are lysosome of plants. So these Golgi body, endoplasmic reticulum and lysosome, this चार को this तीन cell organelles को इकट्ठे GERL सिस्टम करते हैं. Golgi body, endoplasmic reticulum and lysosome. So this is GERL system, और इसको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम भी बोलते हैं, जिसमें वैक्यूल्स भी इंक्लूडेड हैं. ओके, सो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम मीन्स Golgi, ER, lysosome and vacuoles. Okay, so they are also vacuolar system because all these structure के अंदर एक vacuole होता है. Okay, so these are all vacuolar system also. Next coming to the plastid. So plastid एक important cell और cytoplasmic organelles है जो double membrane bound है and ये mainly plant cells में ही हो रहते हैं. Okay, so Skimper in 1883 first introduced the name plastid and they present in all eukaryotic plant cells except कोई plant cell में नहीं भी होता है, like fungi and some unicellular animals also have this structure. Euglena, Chrysamoeba, they are exceptions. So यहाँ पे plastids in cells में रहते हैं, in animal cells में रहते हैं. And depending upon their color, plastid का क्या color है और क्या function है, इसके ऊपर depend करके तीन type के plastids होते हैं, chloroplast, chromoplast and leucoplast. Okay, so coming to the chloroplast. So chloroplast most widely distributed है, all green plants में रहते हैं. ये present होता है mainly large mesophyll cells of leaves का mesophyll cells में chloroplast होते हैं. They are originate in higher plants, they are originated from protoplast and in lower plants they divide during cell division and form new ones. So इसका main function क्या है? Photosynthesis. They are transducer of plants and they synthesize some amount of RNA, protein and fatty acids. So we are coming to this later. So these are this is the ultrastructure of plastid. Okay, chloroplastid. So this is chloroplast and this is plastid. One type of plastid, chloroplast. Okay, so इसका shape and size vary करता है. So ये double membrane bound है. So see this figure, outer membrane है, एक inner membrane है and इसके अंदर जो colloidal material और जो thick matrix होता है, that is stroma. ओके, स्ट्रोमा को छोड़ के यहाँ पे सैक फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं थाइलाकॉइड्स. एक स्ट्रक्चर्स को कॉइन के जैसा इसका शेप होता है. सो एक स्ट्रक्चर को बोलता है थाइलाकॉइड एंड यहाँ पे सारे थाइलाकॉइड एक के ऊपर एक स्टैक होके ग्राना फॉर्म करता है. सो दीज आर ग्राना. तो एक दीज आर grana and so this is one granum and in plural all of these are called grana
और यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक एक कनेक्शन होता है एक ग्राना से दूसरा, एक ग्रैनम से दूसरे ग्रैनम के अंदर. सो दीज कनेक्शन आर कॉल्ड इंटरग्रानल लैमेली और स्ट्रोमा लैमेली. ओके, स्ट्रोमा लैमेली और स्ट्रोमा लैमेला. एंड थाइलाकॉइड्स के अंदर मेनली क्वांटोजोम्स होता है. क्वांटोजोम्स के अंदर ही पिगमेंट्स होते हैं. ठीक है. सो पिगमेंट्स आर व्हाट टाइप ऑफ पिगमेंट्स? सो क्लोरोप्लास्ट में पिगमेंट्स होता है क्लोरोफिल, मेजरली क्लोरोफिल. इसके अलावा थोड़ा बहुत कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल होता है. सो द स्ट्रक्चर, केमिकल कंपोजिशन ऑफ द स्ट्रक्चर इज प्रोटीन, लिपिड्स एंड पिगमेंट्स. तो इसका फंक्शन है फोटोसिंथेसिस. सो फोटोसिंथेसिस हम लोग जब पढ़ेंगे तब देखेंगे कि दिस स्ट्रक्चर इज मेनली इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस. सो फोटोसिंथेसिस में एटीपी सिंथेसिस हो सकता है या फिर फिक्सेशन ऑफ CO2, सब कुछ होता है ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही. ओके, सो दीज आर ऑल्सो अ ट्रांसड्यूसर ऑफ प्लांट्स. यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स रहते हैं स्ट्रोमा में जो फोटोसिंथेसिस को के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड जो लाइट एब्जॉर्प्शन होता है वो होता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के थ्रू, जिसके लिए पिगमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पिगमेंट्स रहता है थाइलाकॉइड में. राइट नाउ यहाँ पे इसको छोड़ के भी क्लोरोप्लास्ट का काम है सिंथेसिस ऑफ सम अमाउंट ऑफ RNA, प्रोटीन एंड फैटी एसिड. नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लास्टिड इज क्रोमोप्लास्ट. सो ये भी कोई एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्फेरिकल इलोंगेटेड रॉड लाइक स्टार शेप्ड इलोंगेटेड स्ट्रक्चर. यहाँ पे मेम्ब्रेनस लैमेली तो रहता है बट ये स्टैक थाइलाकॉइड के जैसा स्टैक्ड नहीं होता है. ओके, यहाँ पे बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल रहता है. जो पिगमेंट्स मेनली प्रेजेंट रहता है जैसे कलरफुल पिगमेंट्स लाइक कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, लाइकोपीन, phycoerythrin, phycocyanin, these are all colors, different colorful pigments. Okay, so these gives color to the fruits or flowers or etc. So इसका main function क्या होगा? Provide color to various part of the plants. Mainly these fruits and flower को color देता है ताकि pollination हो. Okay, so this is the main role of chromoplast. इसके अलावा तीसरा टाइप का जो प्लास्टिड है दैट इज ल्यूकोप्लास्ट. ये भी रॉड लाइक स्फेरिकल और ओवल स्ट्रक्चर हो सकता है. इसमें भी मेम्ब्रेनस लैमेली है बट ये थाइलाकॉइड के जैसा स्टैक नहीं होता है. ये मेनली गैमेट और एम्ब्रायनिक सेल्स में होता है. व्हाई? बिकॉज देयर फंक्शन. ओके, सो इसका फंक्शन है सॉल्यूबल सिंपल फूड को इनसॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स में कन्वर्ट करके स्टोर करना. सो दैट्स वाई, क्योंकि गैमेट्स एंड एम्ब्रायनिक सेल्स में स्टोर्ड फूड की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए ल्यूकोप्लास्ट वहां ज्यादा होता है. So there are 3 types of leucoplast. Amyloplast जिसमें stored amount is carbohydrate. Aleuroplast जहाँ पे stored जो material होता है वो है प्रोटीन. एंड इलायोप्लास्ट जिसमें होता है स्टोर्ड फैट और ऑयल. सो एमाइलोप्लास्ट में मेन जो कार्बोहाइड्रेट है दैट इज स्टार्च. ओके, सो वन टाइप ऑफ प्लास्टिड. यहाँ पे मेन थिंग जो है, तो कोई भी प्लास्टिड कोई भी दूसरे प्लास्टिड में एक्सचेंज हो सकता है या फिर ट्रांसफॉर्म्ड हो सकता है. जैसे क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो सकता है, क्रोमोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट में कन्वर्ट हो सकता है. दिस इज अनदर important character. Next is vacuoles. So vacuoles are again another cellular organelles. They are also membrane bound. And cell or higher animals do not cells of higher animals में vacuoles नहीं होता है, but unicellular animals में vacuoles होता है. So mainly it is present in plant cells only. Okay, so बहुत ज्यादा होता है plant cells में. इसमें प्राइमोर्डियल यूट्रिकल भी फॉर्म होता है, जहाँ पे कोई सेल्स में, प्लांट सेल में एक वैक्यूल इतना बड़ा हो जाता है कि वो सारा स्पेस सेल्स का ले लेता है और साइटोप्लाज्म बस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साइड में एक थिन लेयर बन के रह जाता है. सो दिस थिन लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड प्राइमोर्डियल यूट्रिकल. ओके, नेक्स्ट दे आर ओरिजिनेट फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन, गोल्गी बॉडी और ER एंड देयर स्ट्रक्चर. सो दिसमें सैप, सेल सैप एंड सैप वैक्यूल होता है. सो दिस इज द लार्ज प्लांट सेल जिसके अंदर ये है लार्ज वैक्यूल. सो इसके अंदर होता है सेल सैप एंड
दिस वैक्यूल इज कॉल्ड सैप वैक्यूल. ओके, सो ये इसका जो बाहर का मेम्ब्रेन एक बन जाता है वैक्यूल्स के चारों तरफ का, दिस इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट. ओके, एंड ये यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो है ही, इसके बाद इसको एक मेम्ब्रेन को अलग से एक नाम दिया जाता है, दैट इज टोनोप्लास्ट. एंड इस बीच में जो साइटोप्लाज्म रहता है इसको स्पेशल एक नाम दिया जाता है कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट. ओके, so this is large vacuole and this cytoplasm is also called primordial utricle. so function क्या है? food vacuoles stored करने में help करता है vacuoles, excretory vacuoles को store करता है, gas को store करता है. so they are mainly storing organelles. so सब different चीजें यहाँ पे store हो सकता है. नेक्स्ट कमिंग टू द सेंट्रोजोम. सो सेंट्रोजोम एक माइक्रोट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है. ओके, सो microtubular organelle. So Boveri in 1888 first discovered this organelle, and the distribution is present both in all animal cells. So animal cell centrosome is specific for animal cell, but there are some exception in some plant cells also. They are present in some plant cells also. So ultrastructure is इसका जो स्ट्रक्चर है ये मेनली दो चीजों से फॉर्म होता है, सेंट्रियोल एंड सेंट्रोस्फियर. तो एज अ कंबाइन दिस सेंट्रियोल एंड सेंट्रोस्फियर को इकट्ठे काइनोप्लाज्म भी बोलते हैं. सेंट्रियोल क्या है? दो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है जो ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर टू ईच अदर रहता है, एंड ये दो सेंट्रियोल को इकट्ठे डिप्लोजोम्स भी बोलते हैं. ठीक है, सो अब ये जो सेंट्रियोल है इसका जो वॉल होता है इसमें 9 लॉन्गिट्यूडिनली अरेंज्ड बंडल्स होता है ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स रहता है. तो 9 बंडल्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स चारों तरफ इसको घेर के रखते हैं. ओके, एंड ईच बंडल कंटेन्स ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स. तो इसके अंदर भी तो एक माइक्रोट्यूब्यूल्स में 3 ट्रिपलेट सब ट्यूब्यूल्स होते हैं, सब माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, राइट. सो दीज आर द स्ट्रक्चर. तो दिस इज सेंट्रियोल, 2 परपेंडिकुलर सेंट्रियोल, एंड दिस इज सेंट्रोस्फियर, एंड यहाँ पे दिस इज सेंट्रल रॉड, एंड चारों तरफ 9, अगर हम इसका सेक्शन करें तो ये ऐसा दिखेगा पेरिफेरल. तो दीज आर 9 पेरिफेरल बंडल्स, और ईच पेरिफेरल बंडल्स में ये फोटो में यहाँ पे डायग्राम में मैंने ड्रॉ नहीं किया है, ट्रिपलेट सब ट्यूब्यूल्स भी होते हैं, सब माइक्रोट्यूब्यूल्स भी होते हैं, एंड ये रेडियल स्पोक से सेंट्रल रॉड के साथ कनेक्टेड रहता है. ठीक है, सो ईच सब ट्यूब्यूल्स इज अगेन मेड अप ऑफ 13 माइक्रोफिलामेंट्स ऑफ ग्लोब्यूलर प्रोटीन. सो सब ट्यूब्यूल्स में भी ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स रहते हैं. ओके, इसके अलावा यहाँ पे सेंट्रियोलर सैटेलाइट्स भी होता है. सो अगर लॉन्गिट्यूडिनली हम उसको देखें तो यहाँ इसके साइड में कुछ ग्लोब्यूलर प्रोटीन जैसा स्ट्रक्चर रहता है. दिस इज कॉल्ड सेंट्रियोलर सैटेलाइट. केमिकल कॉम्पोजिशन ये मेनली प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड से बनते हैं. एंड सेंट्रोजोम हर सेल में सिंगल होता है, एक ही सेंट्रोजोम प्रेजेंट होता है, लेकिन सेल डिवीजन में जब एस फेज में जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है तब सेंट्रियोल का भी रेप्लिकेशन हो जाता है. ओके, सो दे आर मेनली ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेंट्रियोल, एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोसेंट्रियोल. सो प्री एग्जिस्टिंग सेंट्रियोल को प्रोसेंट्रियोल बोलते हैं. ओके, फंक्शन इज मेनली सेल डिवीजन. सेल डिवीजन में सेंट्रियोल क्या करता है? स्पिंडल फॉर्मेशन करता है. हम लोग जब सेल चैप्टर पढ़े थे वहां पे हमने इसको पढ़ा था. नेक्स्ट, मूवमेंट एंड लोकोमोशन ऑफ सेल्स. तो कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गेनल लाइक सिलिया एंड फ्लैजेला ये फॉर्म होता है बेसल बॉडी से, जिससे सेंट्रियोल भी फॉर्म होता है, जो सेंट्रियोल का भी जो दिस सेंट्रियोल और सेंट्रोजोम का ही एक पार्ट है. सो दिस इज देयर अनदर फंक्शन. And again one other microtubular structure is cilia and flagella. So cilia mainly short होता है and बहुत numerous होता है, बहुत numbers में रहते हैं. Flagella are long and few. So they are mainly present found in certain cells, both plants and animals, right? And in plants cilias are rare but flagella are found. मतलब plant में flagella ज्यादा होता है, cilia कम होता है. and animals में cilia ज्यादा होता है comparative to flagella. Okay, but both are found in animals. So they are originated from basal body, which in turn originate from centriole. So centriole से होता है
फॉर्म करता है बेसल बॉडी, एंड बेसल बॉडी से फॉर्म करता है सिलिया एंड फ्लैजिला. सो कम टू देयर अल्ट्रा स्ट्रक्चर. सो यहाँ पे एक लॉन्ग जो स्ट्रक्चर होता है, इट इज कॉल्ड शैफ्ट, एंड दिस इज बेसल बॉडी. सो नीचे वाला जो पोर्शन जिसके साथ सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड होता है सिलिया, दिस इज बेसल बॉडी. सो यहाँ पे जो शैफ्ट है इसको हम एक्सोनीम भी बोलते हैं और एक्सियल कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं. सो दिस इज द थिंग्स विच इज प्रेजेंट इनसाइड द शैफ्ट. ओके, एक्सोनीम. सो एक्सोनीम मेनली के अंदर मेनली सिलियरी मैट्रिक्स और सिलियरी मेम्ब्रेन से वो बंडल फॉर्म करके रहता है. ओके, नेक्स्ट इज यहाँ पे 9+2 डबलेट करके माइक्रोट्यूब्यूल्स रहते हैं. मतलब पेरिफेरल टाइप जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो 9 पेयर्स होते हैं, एंड जो बीच वाला माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो 2 होते हैं. ओके, सो दीज आर 9+2 अरेंजमेंट. एंड ये 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ 2 प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर भी होता है जिस प्रोटीन मूवमेंट में मेनली हेल्प करता है. दिस इज कॉल्ड डाइनेइन. And blepharoplast or kinetosome is the structure which is present at the end or the basal plate of the shaft. Okay, so these are also called blepharoplast or kinetosome. Next, ciliary rootlets. So this is basal plate. So ये पोर्शन को बोलता है basal plate. And ciliary rootlets, कोई सेल्स में cilia जो जहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है वहां पे छोटा छोटा लैटरल प्रोजेक्शंस निकलता है, दैट इज कॉल्ड सिलियरी रूटलेट्स. एंड मैस्टिगोनिम्स, कोई सेल्स में शैफ्ट से भी लैटरल प्रोजेक्शन निकलते हैं जिसको बोलते हैं मैस्टिगोनिम्स. सो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ सिलिया फ्लैजिला है. सो सिलिया में जैसे काइनोसिलिया एंड स्टीरियोसिलिया है जो मोटाइल नॉन मोटाइल होता है, एंड टिंसल एंड विप्लैश टाइप ऑफ फ्लैजिला. सो मैं इसके इतने डिटेल्स में नहीं जा रही हूँ. Next is nucleus. So this is the main cell organelle of any cell, nucleus. Robert Brown in 1831 first described it in the cells of orchid leaves. Okay, so all eukaryotic cells except mature mammalian RBC, sieve tube of phloem of plants contains a nucleus. तो ये 2 exception है, RBC and sieve tube. एंड जनरली एक सेल में एक ही सिंगल न्यूक्लियस होता है. इसके अलावा अगर कोई सेल में मोर देन 1 न्यूक्लियस हो तो इसको बोलते हैं सिंसिशियल सेल्स. ओके, एंड इसको ऑल्सो बोलते हैं सिनोसाइट्स जिसमें मोर देन 1 न्यूक्लियस है. एंड न्यूक्लियस हमेशा ऑरिजिनेट करता है प्री एक्जिस्टिंग न्यूक्लियस से. इसका लार्ज साइज एंड शेप, सो दे आर लार्जेस्ट अमंग ऑल सेल ऑर्गेनल्स एंड जनरली स्फेरिकल और ओवल इन स्ट्रक्चर. ओके, सो इसका स्ट्रक्चर में 4 मेन पोर्शन है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इट इज अ मेम्ब्रेन ब्राउन स्ट्रक्चर, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है. न्यूक्लियोप्लाज्म, जो न्यूक्लियस के अंदर वाला जो मटेरियल है मैट्रिक्स है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म. Chromatin reticulum, that means the genetic material which is present, which is a very most important thing of nucleus. Chromatin reticulum and nucleolus, which is again a spherical portion which is present inside nucleus. Okay, spherical region. So nuclear membrane ये न्यूक्लियस को कवर करके रखता है. डबल मेम्ब्रेन है तो इसका 2 मेम्ब्रेन होता है. न्यूक्लियस मेनली डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, एंड 2 मेम्ब्रेन के बीच वाले पोर्शन को बोलते हैं पेरी न्यूक्लियस स्पेस. एंड द मेम्ब्रेन्स आर कंपोज्ड ऑफ अगेन फॉस्फोलिपिड, अगेन प्रोटीन लिपिड प्रोटीन्स. ओके, and they are originate from ER and they are also connected with ER. तो outer membrane हमेशा ER के साथ connected होता है. and it is outer membrane is rough because of ribosome. so rough ER के ऊपर ribosomes होता है. so nuclear membrane इसका connection इसके साथ extended portion of ER, so इसमें भी ribosomes रहता है. और इसमें कुछ पोर्शंस में न्यूक्लियर पोर्स है, मतलब मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस नहीं है, बीच में पोर लाइक स्ट्रक्चर है. ओके, नेक्स्ट इज न्यूक्लियोप्लाज्म, जो अंदर वाला पोर्शन है ट्रांसपेरेंट, फाइनली ग्रेन्युलर एंड स्लाइटली एसिडोफिलिक, कोलॉइडल, सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस. राइट, सो इसमें न्यूक्लियर कंपोनेंट्स रहते हैं. मेनली इसको
पकड़ न्यूक्लियर कंपोनेंट को इसके अंदर फ्लोट करता है एंड सो दिस न्यूक्लियोप्लाज्म कंपोज होता है किससे? आरएनए होता है, डीएनए होता है, प्रोटीन होता है, एंजाइम्स होते हैं, कोएंजाइम्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, सो ये सारे कुछ होता है न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। नेक्स्ट इज क्रोमैटिन रेटिक्यूलम। सो कॉइल्ड नेटवर्क like structure formed by nucleoprotein threads are present in the so these are present in the nucleoprotein threads as a nucleoprotein threads in nucleoplasm. Okay, यहाँ पे 2 बार शायद ये repeat हो गया है nucleoprotein threads. Okay, so this thread like structure, why they are nucleoprotein? Because chromatin is a composition of DNA and histone protein, that's why they are called nucleoprotein. Okay, so chromatin, what is chromatin? Chromatin is mainly the genetic material which is called chromatin, and it is mainly chromosomes. Okay, so inside, so these are called chromosomes, and when they are in not in cell is not dividing, then this genetic material is called chromatin. Okay, so this is in the structure is called mainly chromosomes, and it is composed of DNA and protein. Okay, so euchromatin is the structure, so जहाँ पे it takes light stain in resting cells and dark stain during cell division. So ये chromatin का वो पार्ट है जो अगर हम इसको देखने के लिए स्टेन करें तो रेस्टिंग सेल्स में जब सेल डिवीजन नहीं होता है तब ये लाइट स्टेन रहता है, एंड जब सेल डिवीजन होता है ये डार्क स्टेन रहता है. ओके, सो इसको बोलते हैं यूक्रोमैटिन. एंड हेटेरोक्रोमैटिन इज व्हाट? दैट इज डार्क स्टेन इन बोथ स्टेजेस. सो रेस्टिंग में भी एंड सेल डिवीजन दोनों में ही ये डार्कली स्टेन होता है. तो दिस इज कॉल्ड हेटेरोक्रोमैटिन. ओके, अगेन क्रोमोसोम्स में का स्ट्रक्चर हम डिटेल्स में यहाँ नहीं जा रहे. सो क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर में सेंट्रोमियर होता है जो एक कंस्ट्रिक्शन है. सेंट्रोमियर के ऊपर डिस्क शेप काइनेटोकोर्स रहता है जिसके साथ वो स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच्ड होता है. एंड ये सेंट्रोमियर का जो पोजीशन है इसको ऊपर डिपेंड करके क्रोमोसोम्स को हम डिफरेंट टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम जहाँ पे सेंट्रोमियर लास्ट में एंड में है, एक्रोसेंट्रिक जहाँ पे टेल से थोड़ा सा आगे है. सो ऑलमोस्ट टेल के सिचुएटेड नियर द टर्मिनेशन, नियर द टेलोमियर, देन दिस इज कॉल्ड एक्रोसेंट्रिक. फिर सब मेटासेंट्रिक हो सकता है. सो मेटासेंट्रिक मीन्स एकदम बीच में है, दैट इज मेटासेंट्रिक. सब मेटासेंट्रिक नियर टू सेंटर, इट इज कॉल्ड सब मेटासेंट्रिक. सो डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर क्रोमोसोम डिफरेंट टाइप के होते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे मैं इतनी डिटेल्स में नहीं जा रही हूँ. और नेक्स्ट इज न्यूक्लियोलस. सो न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के अंदर भी एक स्फेरिकल और ओवल बॉडी है जो स्मॉल, डेंस, हाईली स्टेनेबल एंड रिफ्रैक्टिव है. एंड ईच सेल कंटेन्स सिंगल न्यूक्लियस. एक ही न्यूक्लियोलस होता है एंड यहाँ पे कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है. ठीक है, कोनो मेम्ब्रेन आर देयर एंड डिसअपियर्स ड्यूरिंग सेल डिविजन के टाइम ये डिसअपियर हो जाता है. एंड कंपोज्ड ऑफ मेनली आरएनए एंड प्रोटीन. एंड क्रोमैटिन पार्ट में जो पेरी न्यूक्लियर एंड इंट्रा न्यूक्लियोलर क्रोमैटिन होता है. पेरी न्यूक्लियोलर मीन्स जो न्यूक्लियोलस के साइड में बॉर्डर में रहता है, दैट क्रोमैटिन पार्ट इज कॉल्ड पेरी न्यूक्लियोलर. एंड जो इनसाइड पार्ट में रहता है दैट इज इंट्रा न्यूक्लियोलर क्रोमैटिन. Okay, so what is the function of nucleus? It is the brain of cell. So everything is controlled by nucleus, and it is mainly related to production of RNA, ribosome and protein. यहाँ पे ही ये सारे सिंथेसिस होता है, जैसे आरएनए, राइबोसोम, कुछ पार्ट होता है आरएनए, राइबोसोम्स एंड प्रोटीन का. एंड ये सेल डिवीजन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि न्यूक्लियर डिवीजन होता है. एंड इट इज मीडिएटर ऑफ हेरिडिटी बिकॉज ऑफ क्रोमैटिन रेटिक्यूलम. तो इसमें ही जीन रहते हैं जिसमें सारे
हेरिडिटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होता है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर अ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ. सो अगर आप लोगों को ये लेसन अच्छा लगा तो इसको ज़रूर लाइक करें, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड मेरा प्रीवियस वाले वीडियोस भी देखें जहाँ पे मैंने दूसरे चैप्टर को रिवाइज करवाया है. सो कल हम लोग इसी चैप्टर के रिलेटेड जो नीट का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे. ओके, सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एपिस्टैसिस.